नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 2024 में कैश ट्रांजैक्शन को लेकर के क्या नियम बनाए गए हैं, वहीं जो पुराने नियम थे उनमें क्या बदलाव किए गए हैं। यानी 2024 में आप कौन कौन से कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितने रुपए के कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कौन से कैश ट्रांजैक्शन आपके लिए 2024 में अलाउ किए गए हैं, कौन से कैश ट्रांजैक्शन आपके लिए 2024 में अलाउ नहीं है। यानी अगर आप जो ट्रांजैक्शन आपके लिए अलाउ नहीं है वो ट्रांजैक्शन अगर आप कैश में करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा और आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 137% तक की पेनाल्टी इंपोज कर सकता है, जो कि बहुत ही हैवी पेनाल्टी होती है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में हम 7 सवालों को यहाँ पर शामिल करने वाले हैं। जो पॉइंट आप सभी से जुड़े हुए हैं, आप सभी के डेली उपयोग में वो आते हैं, तो उन्हीं की मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है कि आप घर में कितना कैश रख सकते हैं। आरबीआई के द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा क्या नियम बनाया गया है इसको लेकर के कि आप घर में अपने कितना कैश रख सकते हैं, ताकि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कभी छापा पड़ता है तो आपके ऊपर पेनाल्टी ना लगे, आपके ऊपर कोई ऐसा केस ना बने जिससे आप मुसीबत में फंस सके। तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं, साथ ही इस पर भी जानकारी आपको देने वाले हैं कि आरबीआई और भारत सरकार के द्वारा या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा क्या लिमिट निर्धारित की गई है गोल्ड को लेकर के कि आप घर में अपने कितना सोना रख सकते हैं। मैं कैश की भी बात करने वाला हूं और गोल्ड की भी बात करने वाला हूं कि अगर आपके घर में छापेमारी होती है तो आपके घर में अधिकतम कितना सोना रख सकते हैं, उसकी क्या लिमिट्स बनाई गई हैं। अगर उन लिमिट्स को आप क्रॉस करते हैं, उससे ज़्यादा सोना या कैश आपके घर में मिलता है, तो आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैवी पेनाल्टी इंपोज कर सकता है और साथ ही साथ आपके ऊपर कई केस भी हो सकते हैं। तो इस पर भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से अधिकतम कितने रुपए उधारी कैश के रूप में ले सकते हैं। कई जगह हो जाता है कि दोस्तों से हम पैसा ले लेते हैं, हमें ज़रूरत होती है, तो आप कैश में कितना ले सकते हैं और अपने दोस्त को जब रिफंड कर रहे हैं तो आप कितना रिफंड कर सकते हैं कैश में। उससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं कैश में तो फिर आपके ऊपर दिक्कत हो सकती है, आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है। इसके साथ ही साथ अगर आप अपने जो लोन होते हैं, लोन का रिपेमेंट के लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया सेक्शन ऐड कर दिया है पिछले साल। अगर आप उससे ज़्यादा एक लिमिट बना दी है कि आप उससे ज़्यादा अपने लोन का रिपेमेंट कैश में नहीं कर सकते। अगर आपका लोन है, आपको रिपेमेंट करना है तो आप अकाउंट टू अकाउंट ही कर सकते हैं, लेकिन कैश में एक लिमिट बनाई गई है। उससे ज़्यादा अगर आप कैश में अपने लोन अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। इसके साथ ही दोस्तों हम यह भी जानेंगे कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो वहां पर जो हम लोग लेते हैं टोकन मनी के रूप में, जिसे बयाना आप लोग कहते हैं, तो उसमें आप कितना पैसा ले सकते हैं कैश के रूप में। बाकी का पूरा पैसा तो आप ऑनलाइन तरीके से लेंगे, नेफ्ट के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, चेक के माध्यम से ले सकते हैं। लेकिन आप जो पैसा पहले टोकन मनी के रूप में लेते हैं तो आप अधिकतम उसकी क्या लिमिट्स बनाई गई हैं 2024 में। आप 2024 में अधिकतम कोई भी प्रॉपर्टी बेचते समय या खरीदते समय किसी को कितना कैश दे सकते हैं और किसी से कितना कैश अधिकतम ले सकते हैं प्रॉपर्टी बेचते समय, उसमें भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लिमिट्स तय की गई है। अगर उन लिमिट्स को आप क्रॉस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। अगर आप दे रहे हैं तो भी आ सकता है और अगर आप ले रहे हैं तो भी आपको आ सकता है। इसके साथ ही अगर आप कोई वस्तु परचेज कर रहे हैं या फिर आप कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं, जैसे कि कोई 4 व्हीलर आप परचेज कर रहे हैं मान लीजिए, तो वहां पर आप अधिकतम कितना कैश दे सकते हैं, कितना कैश आपके लिए अलाउ किया गया। फिर मान लीजिए आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो वहां पर आप कितने रुपए अधिकतम कैश दे सकते हैं। उसके अलावा तो आपको पता है कि आप अपना पैसा बैंक अकाउंट के माध्यम से डीडी बनवा करके देंगे, चेक के माध्यम से देंगे, नेफ्ट के माध्यम से देंगे, आरटीजीएस के माध्यम से देंगे। लेकिन अधिकतम आपकी क्या लिमिट रखी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि अगर आप गोल्ड खरीदने जाते हैं या फिर कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, कोई महंगी सामान है आप उसे खरीद रहे हैं या फिर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, तो वहां पर आप अधिकतम कितने रुपए कैश में दे सकते हैं। जो लिमिट बनाई गई है अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है, आपको कोई नहीं बचा सकता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा वो ये होगा कि आप किसी संस्था को अगर कोई डोनेशन दे रहे हैं यानी कोई चंदा दे रहे हैं तो आप कितने रुपए कैश में अधिकतम दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको देना है उसके लिए भी लिमिट बनाई गई है। अगर आप उससे ज़्यादा चंदा या फिर डोनेशन दे रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन मोड का सहारा लेना होगा। आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से दे सकते हैं कुछ भी डोनेशन, लेकिन जो लिमिट्स कैश के लिए बनाई गई हैं उन लिमिट्स को आपको क्रॉस नहीं करना है। अगर उन लिमिट्स को आप क्रॉस करते हैं और पकड़े जाते हैं तो फिर आपके ऊपर बहुत हैवी पेनाल्टी इंपोज होंगी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के विषय में हम आज आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, आपके सभी डाउट क्लियर करने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका कोई लोन है और आप अपने लोन का रिपेमेंट करना चाहते हैं और कैश में करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा क्या लिमिट बनाई गई है, आप कितने रुपए का अधिकतम कैश में रिपेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, पिछले वर्ष इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सेक्शन ऐड किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप 20,000 रुपए से अधिक का अपने लोन का रिपेमेंट कैश में नहीं कर सकते। अगर आपका लोन छोटा है, 15,000 20,000 रुपए का है, तब तो आप कैश में कर सकते हैं। आप कैश लेकर के चले जाइए, उसमें डिपॉजिट कर दीजिए, आपका लोन क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लोन बड़ा है और आप चाहते हैं कि 2 लाख 3 लाख 5 लाख हमें कैश में डिपॉजिट करना है, तो ये तरीका आप बंद कर दीजिए। इसमें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप 20,000 रुपए से अधिक का कैश में आप अपने रिपेमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ऑनलाइन मोड का सहारा लेना होगा। आप पैसा अपने अकाउंट में डलवाइए, अकाउंट से अकाउंट में ही ट्रांसफर कीजिए। आपको कैश में ट्रांसफर नहीं करना। मान लीजिए आपका कोई केसीसी लोन है या फिर कोई अन्य लोन है और आपको जहां से भी पैसा मिलना है, आप उनसे डायरेक्ट बोल दीजिए कि पैसा आप हमारे इस लोन खाते में डाल दीजिए, तो वो पैसा आपके लोन खाते में डायरेक्ट चला जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जहां से भी आपको पैसा मिल रहा है, आप उनसे बोलिए कि आप हमारे सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए। आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डलवा लीजिए और आप अपने सेविंग अकाउंट से अपने लोन में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। ये तरीका आप अपनाइए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यही कहता है कि आपको अपने लोन का रिपेमेंट 20,000 तक आप कैश में कर सकते हैं। उससे ज़्यादा रिपेमेंट अगर आपको करना है अपने लोन का, तो आप अकाउंट टू अकाउंट करिए, अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर करिए। कैश में सीधे आप अपने लोन में जमा मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं, 20,000 रुपए से ज़्यादा की लिमिट को आप क्रॉस करके लोन का रिपेमेंट करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी नोटिस भेज सकता है। तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है। आपका लोन बड़ा है तो आप अपने लोन का रिपेमेंट अकाउंट टू अकाउंट करिए, नेफ्ट के माध्यम से करिए, यूपीआई के माध्यम से करिए, अन्य किसी भी माध्यम से करिए, बस कैश में मना करिए। भारत सरकार हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, आरबीआई हो, सभी लोग यही चाहते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन आप कम से कम करिए। जितना हो सके आप इन यूपीआई का, ऑनलाइन का, नेफ्ट का, आरटीजीएस का, आईएमपीएस का, चेक का आप उपयोग करिए, लेकिन आप कैश कम से कम उपयोग में लाइए। जितना आप कम कैश का उपयोग करेंगे उतना आप बचे रहेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अगर आप कैश का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं या घर में आप कितना गोल्ड रख सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या लिमिट्स बनाई गई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड की यहाँ पर ये लिमिट रखी गई है। अगर आप एक विवाहित महिला हैं तो आप 500 ग्राम गोल्ड अपने पास रख सकती हैं। उसके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके साथ ही अगर आप अविवाहित महिला हैं तो आप अधिकतम 250 ग्राम गोल्ड रख सकती हैं। और अगर आप एक पुरुष हैं तो आपको भी 100 ग्राम गोल्ड अलाउ है। इससे ज़्यादा गोल्ड मिलने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है, आपके ऊपर हैवी पेनाल्टी भी लगा सकता है और आपका गोल्ड भी जब्त किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है, मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी है। 500 ग्राम विवाहित महिला रख सकती है, 250 ग्राम अविवाहित महिला रख सकती है और 100 ग्राम पुरुष रख सकता है। इससे ज़्यादा रखने पर आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आप घर पर कितना कैश रख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या फिर आरबीआई या भारत सरकार, किसी के द्वारा ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं बनाई गई है कि आप घर पर कितना कैश रख सकते हैं। आपका जितनी मर्जी चाहे आप कैश रख सकते हैं। बस आप आईटीआर फाइल करते हो, अपने आईटीआर में आप उसे फिल करते हो, दिखाते हो, दर्शाते हो कि मैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए अपने घर पर रखता हूं। तो कुल मिलाकर के जब कभी भी किसी एजेंसी के द्वारा छापेमारी हो और आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा कैश पकड़ा जाए तो आप उसकी जानकारी दे पाएँ। जो भी एजेंसी आपसे पूछताछ करे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या अन्य कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब आपसे पूछताछ करे तो आप उसे एक्सप्लेन कर पाएँ कि ये पैसा आप घर पर क्यों रखते हैं, पैसा आपके पास कहाँ से आया। आपके पास सोर्स होना चाहिए कि इस पैसा आया कहाँ से आपके पास। अब ऐसा ना हो कि आप आईटीआर भी फाइल नहीं करते हैं, कैश आपके पास 10 लाख घर में पड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में आपके ऊपर 137% की पेनाल्टी लगेगी मित्रों। फिर आप बच नहीं पाएंगे, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा जब 10 लाख कैश आपके पास घर में रखा है, आईटीआर आप फाइल नहीं करते हैं, बैंक के खातों में भी आपने 2 4 5 लाख 10 लाख के ट्रांजैक्शन करे होंगे, उस दशा में आप नहीं बच पाएंगे। तो आप आईटीआर फाइल करिए, घर में जितना मर्जी चाहे कैश रखिए और उसकी जानकारी दीजिए कि पैसा आपको मिला कहाँ से था और आप घर पे इतना कैश रखते क्यों हैं। हो सकता है आपका कोई ऐसा काम हो जहाँ पर आपको कैश की आवश्यकता रहती हो, तो आप अपना जब आईटीआर फाइल करते हैं उसमें भी दिखाइए कि मैं इतना कैश अपने घर पर रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कैश को दर्शाते नहीं हैं और घर में कैश पकड़ा जाता है छापा पड़ने पर, उस स्थिति में आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर कैश रखने को लेकर के इनकम टैक्स की कोई भी लिमिट नहीं है। बस आपके पास सोर्स होना चाहिए, जो भी उनसे जरूरी कागजात हों, जरूरी डॉक्यूमेंट्स हों उस कैश से रिलेटेड, वो आपको संभाल कर रखने हैं
ताकि जब भी आपके घर में कोई छापेमारी हो, किसी एजेंसी के द्वारा जांच हो, तो अगर आप पकड़े जाते हैं कैश में तो वहां पर आप उन्हें जानकारी दे पाएँ, उन्हें आप संतुष्ट कर पाएँ। बस इससे उससे ज़्यादा उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए खरीद रहे हैं या फिर आप बेच रहे हैं, वो कोई प्लाट हो सकता है, ज़मीन हो सकती है। तो अगर मान लीजिए आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, अब आपको टोकन मनी के रूप में बयाना लेना है, या तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं आप अधिकतम 20,000 रुपये ही ले सकते हैं टोकन मनी के रूप में। प्रॉपर्टी आपकी 1 करोड़ की हो, 10 लाख की हो, 2 लाख की हो, 1 लाख रुपए की हो, ये मैटर नहीं करता। आप अधिकतम 20,000 रुपये ही कैश ले सकते हैं सामने वाले से। इससे ज़्यादा अगर आप टोकन मनी के रूप में पैसा लेते हैं तो फिर एक गैर कानूनी है। इससे ज़्यादा आप कैश नहीं ले सकते। बाकी का पैसा आपको नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से लेना है। 20,000 रुपये आप अधिकतम ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और आपके ऊपर पेनाल्टी लगा सकता है, वो भी 137%। तो कुल मिलाकर के अगर इन चीज़ों से आपको बचना है तो प्रॉपर्टी बेचते समय, खरीदते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको टोकन मनी 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लेना है। प्रॉपर्टी चाहे छोटे अमाउंट की हो या फिर बड़े अमाउंट की हो, अधिकतम आप 20,000 रुपये ही कैश ले सकते हैं टोकन मनी के रूप में, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप किसी संस्था को कोई चंदा डोनेशन देते हैं तो उस दशा में आप कितने रुपए कैश में दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लिमिट निर्धारित की गई है वो है सिर्फ 2,000 रुपये। अगर आप किसी संस्था को आप कोई भी डोनेशन चंदा देते हैं, आप 2,000 रुपये से ज़्यादा कैश में नहीं दे सकते। अगर आपको इससे ज़्यादा डोनेशन देना है तो आपको ऑनलाइन मोड का सहारा लेना होगा। यूपीआई के माध्यम से दीजिए, नेफ्ट के माध्यम से दीजिए, आरटीजीएस के माध्यम से दीजिए, आईएमपीएस के माध्यम से दीजिए। लेकिन अगर आप कैश में दे रहे हैं तो उसकी लिमिट सिर्फ 2,000 रुपये है। इससे ज़्यादा अगर आप चंदा कैश में देते हैं और पकड़े जाते हैं तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप अगर अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को कोई भी पैसा वो आपसे उधार मांग रहा है लोन के रूप में, आप उसे दे सकते हैं, तो कितने रुपए आप कैश में दे सकते हैं। या फिर आप अपने दोस्त या मान लीजिए वापस ले रहे हैं तो सेम कंडीशन वहीं पर वो भी लागू होगी। जितना आप कैश में दे सकते हैं उतना ही आप कैश में ले सकते हैं, उससे ज़्यादा ना आप कैश में दे सकते हैं ना ही ले सकते हैं। यानी देने लेने के दोनों नियम सेम हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप कितना अपने दोस्त को दे सकते हैं और कितना आप रिश्तेदार को कैश में दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो नियम बनाए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा वो ये है कि आप अपने किसी भी दोस्त को 20,000 रुपये से ज़्यादा कैश में लोन के रूप में नहीं दे सकते। इससे ज़्यादा आप देते हैं, पकड़े जाते हैं, नोटिस मिलेगा आपको। इसके साथ ही साथ अगर आपका कोई रिश्तेदार यानी रिलेटिव है, उस दशा में आप उसे 50,000 रुपये कैश दे सकते हैं उधार के रूप में, यानी लोन के रूप में। उससे ज़्यादा अगर आप देते हैं अपने किसी रिलेटिव को 50,000 रुपये से ज़्यादा, तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, अगर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार को लोन के रूप में पैसा दे रहे हैं तो रिश्तेदार को आप 50,000 दे सकते हैं और अपने दोस्त को सिर्फ 20,000 रुपये आप कैश के रूप में दे सकते हैं। उसके अलावा आपको ज़्यादा देना है आप ज़्यादा दीजिए, लेकिन आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से दीजिए। आईएमपीएस, यूपीआई, इन सभी माध्यम का उपयोग करिए। और जब वो पैसे आपको रिफंड कर रहा तब भी आपके ऊपर यही नियम लागू है कि आप उतने ही रुपए कैश में ले सकते हैं। यानी 20,000 रुपये तक आप दोस्त से कैश में ले सकते हैं और उसके ऊपर अगर है तो आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से लीजिए। वही रिश्तेदार से अगर आप अपना वापस ले रहे हैं तो 50,000 रुपये तक आप कैश ले सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर पैसा आपको मिलना है तो आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से लीजिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, आप कोई वस्तु खरीदते हैं या कोई गाड़ी परचेज करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, वहाँ पर आप कितने रुपए अधिकतम कैश दे सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आप कोई 4 पहिया वाहन लेने गए, उसकी कीमत 10 लाख रुपए है। तो आपके पास पैसा घर में रखा हुआ है, आप चाहते हैं कि हम इसे कैश में ले लें, तो अधिकतम आप कितने रुपए दे सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोन लीजिए उस गाड़ी पर या न लीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई गाड़ी लेने गए जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, तो उसमें से आप अधिकतम 2 लाख रुपए ही कैश दे सकते हैं उस एजेंसी को जहां से आप वस्तु या गाड़ी खरीद रहे हैं। इससे ज़्यादा अगर आप कैश देते हैं तो भी आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा सकता है, आपको नोटिस भेज सकता है। 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप कैश नहीं दे सकते। इससे ज़्यादा आपको देना है तो पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में 8 लाख डाल लीजिए। भाई 2 लाख आप कैश दे दीजिए, 10 लाख की आपकी गाड़ी है, 8 लाख रुपए आप अपने बचत खाते में डाल दीजिए। उस बचत खाते से आप उन्हें चेक दे दीजिए 8 लाख रुपए की, या अपने खाते से उनके खाते में आरटीजीएस कर दीजिए, आईएमपीएस के माध्यम से भेज दीजिए, यूपीआई कर दीजिए। कुल मिलाकर के आप ऑनलाइन मोड का सहारा लीजिए, आप डीडी बनवा लीजिए, ड्राफ्ट बनवा लीजिए। कुल मिलाकर के ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप उन्हें पैसा दे सकते हैं, लेकिन 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप कैश उन्हें नहीं दे सकते। आप कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो अधिकतम उसकी जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए है। इससे ज़्यादा अगर आप कैश देते हैं
तो भी आप पकड़े जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी दे सकता है, आपके ऊपर 137% की पेनल्टी भी लगा सकता है। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए एक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक एक चीज को रिसर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है और उसके बाद एक वीडियो तैयार होता है, तो बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो इसी तरह के और भी वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।